नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो भी परीक्षार्थी बीपीएससी ट्री कक्षा छठी से लेकर 8वीं क्लास की टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने एससीईआरटी पुस्तक के आधार पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार किए हैं जो कि अभ्यास के तौर पर लिया जा सकता है। इसको हमने नाम दिया प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आप लोगों की तैयारी वैसे हमने हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का व्याकरण और जो भी पैटर्न रहा है बीपीएससी ट्री का या फिर इसके समानांतर जो भी परीक्षाएं चल रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए लगातार हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कई बार आपके मन में आ रहा है कि पाठ्यक्रम में एससीईआरटी लिखा हुआ है, तो कहीं इससे प्रश्न न आ जाए जिससे कि आपको दिक्कत हो। लेकिन जब मैं इस पेपर को तैयार कर रहा था, इस प्रैक्टिस सेट को तैयार कर रहा था, तो मेरे दिमाग में केवीएस की जो परीक्षा हुई थी जिसमें कि उसमें एनसीईआरटी के पैटर्न को पूरा अपनाया गया था, वहां से पूरा सवाल पूछा गया था और केवीएस ने बकायदे सिलेबस दिया था। अभी हाल फिलहाल में मैं अगर देखूं 2-3 सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उसमें सबसे ईमानदारी से अगर किसी संस्था ने सिलेबस को फॉलो किया तो वो केवीएस थी। लेकिन अन्य परीक्षाओं में हम देखते हैं कि सिलेबस में कुछ दिया रहता है और परीक्षाओं में कुछ आता है। लेकिन हम हर तरीके से यहाँ पर चाह रहे हैं कि आपकी तैयारी हो जाए। उसी क्रम में एससीईआरटी किसलय भाग 1 पुस्तक के आधार पर हमने ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पर तैयार किया है और चलते हैं देखते हैं कि यहाँ से किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। तो पहला यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि अरमान किसकी कविता है। अरमान नाम की कविता एससीईआरटी की पुस्तक में लगी हुई है, किसकी कविता है? ऑप्शन दिया गया है राम नरेश त्रिपाठी, आरसी प्रसाद सिंह, गोपाल सिंह नेपाली, हरिवंश राय बच्चन। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई यह कविता अरमान। अगला प्रश्न है रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि के सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया गया है राम नरेश त्रिपाठी, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, गोपाल सिंह। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में गोपाल सिंह नेपाली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। हमने इसको जानबूझकर यहाँ पर छोड़ा हुआ था ताकि आगे अगर परीक्षा में पूछा जाए कि नेपाली किसका पूरा नाम है तो वहां पर आप तुरंत बता दीजिए कि गोपाल सिंह का है। लेकिन ये जो पंक्ति दी गई है ये किसके द्वारा कही गई है? सही जवाब है ऑप्शन ए, राम नरेश त्रिपाठी की जो कविता है जिसका नाम था अरमान, उसी से पंक्ति को उठाया गया है। और हो सकता है कि आगे परीक्षा में आपको ये पंक्ति दिखाई दे कि रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। तो इसका सही जवाब हो गया कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि तेनालीराम का संबंध किस पाठ से है? जो आपके पाठ्य पुस्तक में तेनालीराम नामक पात्र आया हुआ है वो किस चैप्टर से यानी पाठ से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन दिया गया है असली चित्र, हार की जीत, बाल लीला, मंत्र। तो जितने भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं ये आपके एससीईआरटी की पुस्तक में चैप्टर के रूप में लगे हुए हैं। सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, असली चित्र में तेनालीराम का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी, यह कथन संबंधित है। असली चित्र, हार की जीत, बाल लीला, मंत्र। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए है, असली चित्र नामक पाठ से यह कथन को लिया गया कि एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। कई बार हम देखते हैं कि जब इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट को देखते हैं तो तुरंत हमें उत्तर आता है, लेकिन जब हम फाइनल एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर पता चलता है कि हम कंफ्यूज होने लगते हैं कि आखिरकार इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को फाइनल ही मानकर चलिए कि आप फाइनल एग्जाम में बैठे हुए हैं। हर प्रश्न का अपना अलग यहाँ पर रोल है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चिड़िया किस विधा में है? चिड़िया नाम का जो चैप्टर लगा हुआ है किस विधा में है? ऑप्शन दिया गया कहानी, कविता, नाटक, एकांकी। तो चिड़िया यहाँ पर कविता के रूप में आपके सिलेबस में पढ़ना है। आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्न यहाँ पर कि मेजर ध्यानचंद को किस ओलंपिक में कप्तान बनाया गया था? तो मेजर ध्यानचंद नामक पाठ आपके सिलेबस में
यानी पाठ्यक्रम में एससीईआरटी की पुस्तक में लगा हुआ है, और जब उसको आप गंभीरता से पढ़ेंगे, मैंने तो पूरा पढ़ा किताब, इसके बाद ही ये प्रश्न सब बने, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मेजर ध्यानचंद को ओलंपिक में कप्तान बनाया गया था, किस ओलंपिक में बनाया गया था। ऑप्शन दिया गया है बीजिंग, बर्लिन, दिल्ली या फिर पेरिस। तो सही जवाब इसका है कि बर्लिन बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद को ओलंपिक में कप्तान बनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। वैसे हम खेल दिवस भी मनाते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कब से कहा जाने लगा। यानी कि ध्यानचंद को हम हॉकी का जादूगर के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर साहित्य आप पढ़ रहे हैं तो कोई कलम का जादूगर है, कोई कलम का सिपाही है। वैसे ही हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, वो है मेजर ध्यानचंद। लेकिन कब से कहा जाता है, ये यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है और अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया 1936, 1940, 1944, 1948। तो कब से कहा जाने लगा, सही जवाब है ऑप्शन ए 1936 में जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था। एक तरीके से देखा जाए तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन के तौर पर जाना जाता है। 1936 में ही वहीं से इनको हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा, सन 1936 से। अगला प्रश्न है कि सुल्तान की उपाधि हार की जीत कहानी में किसको दी गई है। हार की जीत कहानी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र आता है सुल्तान का। तो वो सुल्तान क्या है, ऑप्शन दिया गया है घोड़ा, बंदर, वैशाख नंदन, इनमें से कोई नहीं। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने तो पढ़ा था हार की जीत में कि घोड़ा, एक घोड़ा है, उसी को सुल्तान की उपाधि दी गई है। और ये घोड़ा किसका है, बाबा भारती का है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न है। इसी तरीके के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं एससीईआरटी से तो ऐसे ही आएंगे। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। हाँ, आपके मन में आने लगा होगा कि क्या 5 ऑप्शन हो सकते हैं। तो अब ये आयोग के ऊपर निर्भर है कि होंगे कि नहीं। तो उसमें आप देख रहे हैं कि 5 ऑप्शन वाले पेपर पर जब हम डिस्कस किए थे 9वीं 10वीं में, तो वहां पर 3 ऑप्शन तो अच्छे से थे, लेकिन डी और ई ये दोनों ऑप्शन हर प्रश्न में कॉमन तौर पर थे। तो कम से कम इतनी जानकारी आपको होगी तो आप इस ऑप्शन को भी अच्छे से टैकल कर लेंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हार की जीत कहानी का पात्र नहीं है। हार की जीत कहानी का पात्र नहीं है। ऑप्शन दिया गया बाबा भारती, खड़ग सिंह, दुर्गा दत्त, सुदर्शन। तो इसमें कौन हार की जीत का पात्र नहीं है, सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी सुदर्शन। सुदर्शन इस कहानी के पात्र नहीं है, बल्कि इस कहानी के लेखक ही है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए कि इस कहानी का जो पात्र के तौर पर है वो है बाबा भारती, खड़ग सिंह, दुर्गा दत्त, ये सब हैं, लेकिन सुदर्शन इसके क्या है, लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, किसकी पंक्ति है। ऑप्शन दिया गया गोपाल सिंह नेपाली, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर और रामेश्वर शुक्ल अंचल। इस प्रश्न की एक खास विशेषता ये रही कि जितने भी ऑप्शन दिए गए सभी ऑप्शन में उपनाम लगे हुए हैं आखिर में। तो इस प्रश्न को पढ़ते हुए हमने केवल प्रश्न का उत्तर नहीं देखा, बल्कि इसके ऑप्शन में जो भी नाम दिए गए, यानी 4 प्रश्नों का जवाब यहाँ पर आपको मिल रहा है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता है तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। अगला प्रश्न है कि पिता का पत्र पुत्र के नाम में किस राजनेता का उल्लेख है। ऑप्शन दिया गया भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, महात्मा गांधी ने लिखा है पिता का पत्र पुत्र के नाम। इसी तरीके से एनसीईआरटी की पुस्तक में आपने पढ़ा होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि पिता का पत्र पुत्री के नाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक नई जानकारी आपको मिली कि महात्मा गांधी ने भी अपने पुत्र के लिए पत्र लिखा था। थोड़ा सा इसको पढ़ने में आपको सावधानी रखना पड़ेगा। पिता का पत्र पुत्र के नाम, किस राजनेता का उल्लेख किया गया, सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने अपने किस पुत्र को पत्र लिखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। तो गांधी जी ने किस पुत्र को लिखा था। ऑप्शन दिया गया देवदास, मोहनदास, मणिलाल, रामदास। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन सी, मणिलाल को उन्होंने ये पत्र लिखा था। आगे सवाल पूछा जा रहा है इसी से जुड़ा हुआ कि गांधी जी ने यह पत्र
किस जेल से लिखा था। आमतौर पर आप देखेंगे कि स्वाधीनता आंदोलन में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर नेतृत्व करने वाले थे, वो जेल से ही कोई डायरी लिख रहा है, कोई कहानी लिख रहा है, कोई पत्र लिख रहा है। ढेर सारे पत्र लिखे गए। तो यहाँ पर गांधी जी ने यह पत्र किस जेल से लिखा था? ऑप्शन दिया गया पटना, तिहाड़, लखनऊ या फिर प्रिटोरिया। इसका जो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन डी है कि प्रिटोरिया जेल। प्रिटोरिया आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि ये साउथ अफ्रीका में, और उसकी राजधानी भी पहले थी जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, ये सब नाम आप सुने भी होंगे। अगर क्रिकेट मैच थोड़ा बहुत देखते होंगे तो इस चीज को देखे भी होंगे। क्रिकेट मैच केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जानकारी भी कुछ कुछ मिल जाती है। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भी जुड़े हुए थे। उसी की जेल से इन्होंने अपने पुत्र के लिए पत्र लिखा, और वो कौन थे? मणिलाल। अगला प्रश्न है यहाँ पर यह पूछा गया कि गांधी जी ने यह पत्र कब लिखा था? ऑप्शन दिया गया 1919, 1909, 1900, 1929। ये चार ऑप्शन दिए गए। सही जवाब है ऑप्शन बी। सन 1909 ईस्वी में, 25 मार्च 1909 ईस्वी में ये पत्र लिखा गया था। ठीक है, सही जवाब हो गया इसका 1909। अगला प्रश्न है कि मंत्र कहानी का पात्र नहीं है। मंत्र कहानी, जैसे यहां पर मंत्र का नाम आया, तुरंत पहले आपके मन में आना चाहिए कि इसके कहानीकार हैं प्रेमचंद। और मंत्र न सिर्फ SCERT या फिर NCERT के पाठ्यक्रम में है, बल्कि आप अगर यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ से अध्ययन किया, तो उसमें भी मंत्र मुझे याद आ रहा है कि 9वीं या 10वीं कक्षा में मुझे पढ़ना था। तो यहाँ पर तो 6वीं कक्षा में ही लगा हुआ है। तो मंत्र कहानी का पात्र नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर चड्ढा, कैलाश, मृणालिनी, रामायणी। तो कौन इसमें ऐसा पात्र है जो कि नहीं है? तो आप देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि चड्ढा को भी मैंने देखा, कैलाश को देखा, मृणालिनी को देखा। रामायणी मंत्र कहानी की पात्र नहीं है, इसका इस पात्र के रूप में नहीं, बल्कि रामायणी की जगह पे नारायणी अगर होता तो सही होता। तो ऑप्शन में मैंने थोड़ा सा हेरफेर, मेरी कोशिश ये है कि कम से कम आप कम समय में हर चैप्टर से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे परिचित हो जाए। तो देखिए सही जवाब तो डी है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये जितने भी पात्रों का नाम यहाँ पर सभी का संबंध किसे है? मंत्र कहानी से। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर चड्ढा कौन सा खेल खेलना जानते थे? मंत्र कहानी पढ़ेंगे तो तुरंत इसमें पता चल जाएगा कि डॉक्टर चड्ढा जो कि डॉक्टर हैं, लेकिन वो एक खेल में रुचि भी रखते हैं। ऑप्शन दिया गया क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी। तो कौन सा ऐसा खेल है जिसको चड्ढा खेलते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, टेनिस। और ये खेल खेलने जाते हैं तभी मंत्र में एक बूढ़ा आता है और इनसे अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए गुहार लगाता है, लेकिन चड्ढा जी कहते हैं कि समय हो गया है, मैं खेलने जा रहा हूँ, तुम कल आओ। और बूढ़े के पुत्र की मृत्यु हो जाती है, और ऐसा वो पुत्र है कि 4 दिन से बीमार है। ये भी सवाल आप ध्यान में रखिए, 4 दिन बीमार था और पुत्रों में वो 7वें नंबर पे था, लेकिन वो भी नहीं बचा। तो बूढ़ा बूढ़ी बहुत दुखी होते हैं और डॉक्टर के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में दोनों की सोच में क्या अंतर है उसको भली भांति दिखाने का प्रयास किया है। जहाँ डॉक्टर के लिए जाने जाते हैं, वहीं जो बूढ़ा है वो खास एक कला के लिए जाना जाता है जो कि झाड़ फूक के नाम से जाना जाता है। और पूरी कहानी में आप जानते हैं कि डॉक्टर चड्ढा का जो लड़का कैलाश है, ऊपर मैं एक बार कर देता हूँ, जो कैलाश है इसको सांपों से खेलने का बड़ा शौक है, और इसकी प्रेमिका है मृणालिनी। ये सब स्टोरी आप अपने दिमाग में रखिए। मृणालिनी के चढ़ाने पर कैलाश सांप के दांत को गिनना शुरू करता है और सांप उसको डस लेता है और इसकी तबीयत हो जाती है खराब। लेकिन जो बूढ़ा है उसको भगत नाम से जाना जाता है, और कोई व्यक्ति जाता है बोलता है कि डॉक्टर के लड़के को सांप काट लिया है और तुम चाहो तो बचा सकते हो। तो ये शुरू में तो नहीं जाता है, लेकिन इसका मन नहीं मानता है और फिर जाकर ये उसको बचाने की कोशिश करता है, बच भी जाता है। तो यहाँ पर जो नारायणी है और वो बूढ़ा का इंतजार करती है कि उसको बहुत ही ये धन संपत्ति देगी, लेकिन ये बिना बताए वहां से चला जाता है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये, जबकि आप वर्तमान समय में भी डॉक्टरों की स्थिति अच्छे से जानते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आपका इलाज भी नहीं है। लेकिन ये कहानी कुछ मोरल यानी नैतिक रूप से आपके सामने कुछ ज्ञान देने की कोशिश करती है। तो पात्रों से आप परिचित हो गए और बाकी जो विषय वस्तु उससे भी परिचित हो गए। और डॉक्टर चड्ढा क्या खेलते थे? टेनिस खेलते थे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे नाम दिए गए हैं,
और ये ऑप्शन बहुत आसान नहीं है, एक बार आप देखिए ऑप्शंस को तो उतना भी आसान नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि अगला प्रश्न है कि भीष्म की प्रतिज्ञा किस विधा में है? कहानी है, कविता है, नाटक है, एकांकी है? क्या है भीष्म की प्रतिज्ञा? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, नाटक विधा में लिखा गया है भीष्म की प्रतिज्ञा। नाम सुनेंगे तो वंशीधर श्रीवास्तव। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने बहुत पहले कम समय में 6ठी से 8वीं तक की तैयारी आप कैसे करें इस पे एक वीडियो बनाया हुआ था और पूरा इसमें बताया था। तो जो बच्चे लगातार जुड़े होंगे और विश्वास करते होंगे, ये विश्वास का नतीजा ये है कि तमाम समानांतर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चल रही हैं, जिससे कि आप परीक्षा तक बहुत अच्छे से तैयार होके जाएं, परीक्षा हॉल में बैठें और एक एक प्रश्न का शानदार तरीके से उत्तर दें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य है। निम्नलिखित में से असत्य क्या है? शांतनु हस्तिनापुर का सम्राट है, भीष्म हस्तिनापुर का युवराज, दशरथ निषादों का राजा, सत्यवती निषाद कन्या। तो इसमें से हमें बताना है कि असत्य क्या है। सही जवाब है ऑप्शन सी, दशरथ निषादों का राजा नहीं है, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था दास राज। ठीक है, तो थोड़ा सा घुमाने के लिए हमने यहाँ पर दशरथ शब्द का प्रयोग कर दिया है। बाकी भीष्म की प्रतिज्ञा से ये प्रश्न लिया गया है और उसमें कौन कौन से पात्र है उन सबसे भी आप परिचित हो गए और उन पात्रों का क्या रोल है, किस रूप में है। कोई हस्तिनापुर का सम्राट है, कोई युवराज है, कोई निषादों का राजा है, कोई निषादों की कन्या है। तो आप न पढ़े हुए भी आपको लगेगा कि हमने चैप्टर्स को पढ़ लिया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला जो प्रश्न यहाँ पर कि सरयू भैया के रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजन सहाय। तो सरयू भैया आप एनसीईआरटी की किताब में भी इनको पढ़े होंगे और यहाँ पर भी बाल गोविंद भगत और सरयू भैया। सही जवाब है ऑप्शन सी, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है कि कारज धीरे होत है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाई तरुवर फले केतक सींचो नीर। ये पंक्ति आप सभी के लिए समर्पित है। आप लोग कई बार बहुत अधीर हो जाते हैं, आपका धैर्य जवाब देने लगता है, चाहे वो वीडियो की साउंड नहीं आ रही हो। कुछ बच्चों ने कहा कि आप इसको दोबारा बनाइए। आपको पता होना चाहिए कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत वक्त लगता है, लेकिन मैं चेक करके ही डालता हूँ। कई बार यूट्यूब जो है अपलोड करने में वो खुद अपने से चीजों को मैनेज करता है। देखिए यहाँ पर कहा गया कि कारज धीरे होता है, जो काम है वो धीरे धीरे ही होगा, अधीर होने की जरूरत नहीं है। समय पाई तरुवर फले, और जो पेड़ है वो समय पर ही फल देगा। और आप चाहें कि उसको सींचे, रोज सींचे और फल देना शुरू कर दे, तो जल्दीबाजी में कोई काम नहीं होने वाला है। इसलिए प्रकृति से सीखिए। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त लेके आपको पढ़ना पड़ेगा। आप चाहें कि कोई इस तरीके से मंत्र आपको दे दिया जाए या फिर कोई इस तरीके का नोट्स दे दिया जाए, तो फिर ये पंक्ति आपके लिए प्रासंगिक होगी। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो बहुत जल्दी में रहते हैं। बाकी इस चैनल से बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी जुड़े हैं और मैं कई बार गर्वान्वित भी महसूस करता हूँ कि वो कमेंट से लेकर सही उत्तर तक, क्लैरिफिकेशन को लेकर और पढ़ाई को लेकर बहुत ही जुझारू किस्म के विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं उनको एक तरीके से नमन और सलाम भी करता हूँ। देखिए अभी आपके दिमाग में होगा कि इसका उत्तर आखिर क्या, कौन है इसका, पंक्तियां किसकी हैं। ऑप्शन दिया गया कबीर, रहीम, तुलसीदास, बिहारी। सही जवाब है ऑप्शन बी, रहीम की ये पंक्तियां हैं। और आपके पुस्तक में जो भी रहीम के पद लगे हुए हैं सभी में रहीम शब्द जुड़ा हुआ है, तो आप पकड़ लेंगे कि ये रहीम की। लेकिन ये इकलौता ऐसा दोहा था, इस ये दोहा में है, ये भी याद कर लीजिए। ऐसा दोहा था जिसमें रहीम इत्यादि कहीं नहीं जुड़ा है, इसीलिए मैंने इसको प्रश्न के तौर पर बना भी दिया। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि दादा दादी के साथ किस विधा में है। आपके पुस्तक में ये चैप्टर लगा हुआ है, दादा दादी के साथ किस विधा में लिखा गया है। ऑप्शन दिया गया कहानी, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कहानी है। और ये कहानी किसकी है, नोट कर लीजिए आप, नीलिमा सिन्हा। ऑलरेडी मैंने विषय सूची पर पहले ही चर्चा कर ली थी, ताकि आप कम से कम इतना जान जाए कि किन किन लेखकों को पढ़ना है। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में असत्य है, भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में असत्य है। ऑप्शन दिया गया वे महार जाति से थे, माता पिता के 14वीं संतान थे, मीराबाई ने पालन पोषण किया, हिंदी साहित्य में पीएचडी की थी। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या असत्य है। सही जवाब है ऑप्शन डी, इन्होंने हिंदी में तो पीएचडी नहीं की थी, बल्कि अर्थशास्त्र में इन्होंने अच्छा काम किया था, शोध किया था। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र होना चाहिए था। बाकी ऊपर जो भी
तथ्य दिए गए हैं, सभी तथ्य क्या है, सही है। महार जाति से थे, 14वीं संतान थे। इनकी माता का नाम भीमाबाई था। एक चीज और आप यहाँ पर जोड़ लीजिए, भीमाबाई। लेकिन उनका देहांत बहुत जल्दी हो गया, तो इनकी मौसी थी मीराबाई, इन्होंने इनका पालन पोषण किया और इनको प्यार से भीवा कहा जाने लगा। ये सब मैं चैप्टर में पढ़ा हूँ, वही बता रहा हूँ। कहा जाने लगा भीवा, और बाद में यही भीवा धीरे धीरे भीमराव अंबेडकर के रूप में फेमस हो गए। फिर सैयद राव गायकवाड़ ने इनको 25 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति दी। जैसे आज हम JRF हो जाते हैं तो 25,000 प्लस से ऊपर ही पाते हैं, और उस जमाने में 25 रुपए की छात्रवृत्ति बहुत बड़ी छात्रवृत्ति रही होगी, अगर आप कल्पना करें तो। इसके बाद भीमराव अंबेडकर ने तमाम विश्व के अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की और अर्थशास्त्र में PhD की। आगे कुछ और प्रश्न है इन्हीं से रिलेटेड, चलते हैं बात करते हैं कि मूल नायक का संपादन अंबेडकर ने कब किया था। मूल नायक का संपादन अंबेडकर ने कब किया? ऑप्शन दिया गया है 1920, 1921, 22, 23। कब किया? मूल नायक आप देखेंगे ज्यादातर है अछूतोद्धार को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये पत्र निकाला। और मूक नायक, देख रहे हैं कि मूक जिसकी मतलब आवाज नहीं, और उसका नायक मतलब जो नहीं बोल पा रहे, अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, उनके नायक के तौर पर। तो इसका संपादन किया था अंबेडकर ने सन 1920 ईस्वी में। ठीक है, ये यहाँ पर तथ्य था। छुआछूत को भी केंद्र में इसमें रखा गया था, उसको दूर करने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत का संपादन अंबेडकर ने कब किया था? ऑप्शन 1920, 21, 22 और 27 दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, 1927 में इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्र का संपादन किया। ठीक है, और एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, जो मूक नायक है ये साप्ताहिक पत्र के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, और ये क्या था? बहिष्कृत भारत एक पत्र के रूप में था। तो ये छोटी छोटी चीजें आप अगर ध्यान में रखें तो ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहुदेशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर देखिए, ऑप्शन दिया गया कि मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पान। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं, और इसका शीर्षक ही है कि भूल गया है क्यों इंसान। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि वसंती हवा किसकी कविता है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या फिर त्रिलोचन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वसंती हवा, ये जो कविता लिखी गई है इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। सही जवाब है। और 2 केदारनाथ आप देख रहे हैं, इसलिए मैंने रखा कि जल्दीबाजी में आप गलती भी करें, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत चौकन्ने और चौकस रहते हैं। तो सही जवाब हो गया केदारनाथ अग्रवाल। तो आप देख रहे हैं कि किसलय भाग 1 पर आधारित हमने कुल 26 प्रश्नों पर चर्चा की, और एक ऐसे प्रश्न थे जो कि इस किताब का पूरा रिवीजन करवाने में सक्षम रहे। इससे बाहर मेरे हिसाब से सवाल नहीं बनने चाहिए। बाकी आप एक से अधिक बार इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, या फिर अगर आपने नोट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये प्रयास कैसा लगा, और बाकी जितने भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं वो आप ही लोगों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि व्यूज पाना नहीं बल्कि व्यू देना मेरा उद्देश्य रहा है। उसी उद्देश्य को लेकर आगे हम बढ़ रहे हैं, और लगातार आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जल्दी ही मेरी इच्छा है कि आप लोगों को नौकरी मिले और मैं पहुंच जाऊं 100 के पास। तो चलते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले कौन इस मंजिल को हासिल करता है। तो चल मिलते हैं आगे, तब तक के लिए नमस्कार।